और जो शख्सियत में इस स्टूडियोज में मौजूद है उनके पास इन तमाम तो के बड़े अच्छे जवाब होंगे, आई एम श्योर। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आप मेरी एक छोटी सी मुश्किल आसान कर दें ताकि मुझे सवालात करने में आपसे थोड़ा आसानी हो जाए। सर, आपका टिल्ट कौन से कैंप में है, मरीम नवाज शरीफ वाले या शहबाज शरीफ साहब वाले? मैं खुद कैंप ढूंढ रहा हूँ जी, काफी अरसे से मुझे कैंप नजर नहीं आए। टीवी पे आते हैं तो पूछते हैं कौन सा कैंप है, मैंने कहा कैंप मुझे पता बता दो, मैं पता करूं। देखिए, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय होता है और ये सियासत का हुस्न होता है। जिस जमात में इख्तलाफ राय ना हो खत्म हो जाती है। हमारी जमात में है, जब भी कोई फैसला होता है लेवल पर, जी बिल्कुल, उसमें तो जमातें खत्म हो जाती हैं। इख्तलाफ राय मुशावरत होती है, हर एक राय का इजहार करता है, उसके बाद एक फैसला हो जाता है। जीतता कौन है जी? जीतता कौन है? जिसकी ज्यादा दलील हो। ओके जी, इसमें कुछ शख्सियत की बात नहीं, जिसकी दलील होगी, जिसकी दलील होगी, वोटिंग नहीं होती, वो नजर आ जाता है। जिसकी दलील ज्यादा भारी होती है, अच्छा, वो फिर तो मुशावरत से बात तय, इशू तय हो जाता है, वो पार्टी की पॉलिसी बन जाती है। तो सर, अभी किसकी दलील भारी है, किसकी बयानियां भारी है, मुफाहमत का, मुजाहमत का पार्टी के अंदर? देखिए, सियासत में किससे आप मुजाहमत करेंगे और किससे मुफाहमत करेंगे? हम जो सियासत करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं ना, ज़ाती मुफाद के लिए तो नहीं है। अब हमने हल्फ उठाया हुआ है कि आइन का दिफा करेंगे, ये आइन का हिस्सा है। जब आप MNA बनते हैं, आप हल्फ उठाते हैं मैं आइन का दिफा करूंगा। अगर मैं देख रहा हूं कि मुल्क के अंदर आइन को तोड़ा जा रहा है, आइन से बाला हुकूमतें चल रही हैं, इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, और मैं उसके बारे में बात ना करूं, उसको मुफाहमत समझूं, तो फिर तो मैंने अपने हलफ तोड़ दिया ना। तो शहबाज शरीफ ने हलफ तोड़ दिया? नहीं, शहबाज शरीफ ने हमेशा बात की है, लेकिन मुफाहमत की बात की है। मुफाहमत किस बात से? आइन तोड़ने से? मुझे क्या पता। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि यहाँ पर नैरेटिव चेंज्ड है, जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका मुजाहमत का नैरेटिव है, शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमत का नैरेटिव है। तो ये तो आपकी अपनी लीडर कहती है। माजरत से ऐसी बात नहीं है, ये सवाल किया जाता है, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, इसमें सवाल होता है मुफाहमत है, मुजाहमत है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी मुजाहमत के बाद मुफाहमत होती है, ये बात की है। अब बात ये है, सियासत में ना मुफाहमत है ना मुजाहमत है, सियासत असूल पे है, सियासत आइन पे है। इस बात को याद रखें, अगर आइन को तोड़ता है उसको मुजाहमत करना हम पे लाजिम है, ये हमारे हल्फ का हिस्सा है, यही सियासत है। अगर मैं मुल्क में खराबी देखूं, उसकी मुजाहमत करना मेरा काम है। इस पे आगे चल के जरा आइन पे बात करते हैं, कौन तोड़ता है कौन नहीं तोड़ता। एक मुश्किल और आसान कर दें, शहबाज शरीफ साहब ने कराची के विजिट पे ये क्या एक बात की जिसको मरियम औरंगजेब को कहना पड़ा कि जी उनकी जाती राय है, कहीं शायद आपने भी इसी किस्म की कोई बात की। सर, पार्टी सदर की, ऑपोजिशन लीडर की जाती राय क्या होती है और क्या मायने रखती है कि जब वो जर्नलिस्ट के साथ बैठा हुआ होता है और वो कैटेगोरिकली कह रहा होता है कि हम कौमी हुकूमत पर बिलीव करते हैं, कौमी हुकूमत ही इस वक्त मुल्क को चैलेंजेस से निकालने का एक वाहिद जरिया है, और उसके साथ साथ अगर हमारी हुकूमत भी आती है आने वाले वक्त में तो भी हम कौमी हुकूमत बनाएंगे, इससे मैं क्या मतलब लूं? मैं आपके टीवी प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं सीनियर नायब सदर हूं मुस्लिम लीग नून का। आपको पार्टी की पॉलिसी मुझसे चाहिए या सवाल का जवाब चाहिए? आप फैसला कर लें। एक ही बात है सर, मैं सवाल वही कर रही हूं। एक बात नहीं है। देखिए, पार्टी का सदर पार्टी की पॉलिसी नहीं देता। सवाल किया, अगर उस बात पे पॉलिसी नहीं है, वो आपने सवाल किया ना, एक हाइपोथेटिकल सवाल किया, तो मैं उसका जवाब अपनी सोच के मुताबिक दूंगा। अगर आप मुझसे पार्टी पॉलिसी मांगेंगे, मैं कहूँ जी मैं इस इशू पर जमात में मुशावरत करके आपसे बताऊंगा। शहबाज साहब कराची गए, वहां 1.25 घंटे उनका मीडिया से इंटरेक्शन रहा, 2-3 मुख्तलिफ मौकों पर। उन्होंने पूछा गया जी कि मुल्क के मामला कैसे हल होंगे। उन्होंने कहा ये मेरी सोच है, मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्शन शिफाफ इलेक्शन मुल्क में हो जाएंगे, उसके बाद मुश्किल नजर आता है जो हालात आज मुल्क के पैदा कर दिए गए हैं, जो चोरीशुदा इलेक्शन से पैदा हुए, उसमें मुश्किल नजर आता है कि एक जमात जो है वो मामलात को हल कर सके। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ देखना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है? नेशनल गवर्नमेंट ये नहीं होती कि सारे इक़्तिदार में आ जाएं। नेशनल गवर्नमेंट ये होती है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। नेशनल गवर्नमेंट ये होती है, आप एक एजेंडा तय कर लें कि जनाब मुल्क के ये मामलात हैं। और ये बात शहबाज साहब ने 2013 में कौमी असम्बली में पहली स्पीच में भी कही थी, 2018 में पहली स्पीच में कि चार्टर ऑफ इकॉनमी बना लें, उसके बाद चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे जाएं कि तमाम जमातें एक मिनिमम एजेंडा एग्री कर लें
उसको मिलकर इंप्लीमेंट बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन फिर उसको ये क्यों कहा गया कि वो उनकी जाती राय है? ये उन्होंने अपनी सोच दी है ना, ये पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है। पार्टी की पॉलिसी नहीं है, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी में में इस पर कोई बहस नहीं हुई। ये एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी सोच सामने रखी है। कल जब इस पर डिस्कशन होगा पार्टी में, वो अपनी सोच पार्टी के सामने रखेंगे। तो नहीं रखनी चाहिए थी ना, इट्स प्रीमेच्योर। उनको मना कर देते हैं, यही आपकी देखिए, ये मैं गुजारिश यही करूंगा, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, फिर आपके प्रोग्राम बड़े फीके पड़ जाएंगे अगर मैं पार्टी पॉलिसी बयान करनी शुरू कर दूं ना। अब मैं आपकी राय ले रही हूँ कि फिर नहीं करना चाहिए था ना। इसी तरह शहबाज साहब ने भी राय दी है। ओके, लेकिन जब मरियम औरंगजेब ने उनको कह दिया कि ये उनकी जाती राय है, तो फिर वो इस बात पे नाराज भी हो गए और उन्होंने अपना तर्जुमान बदल लिया, उन्होंने अपना अलग तर्जुमान रख लिया। मलिक अहमद साहब, माजरत से गुजारिश करूंगा, वो स्टेटमेंट शहबाज साहब ने ही रिलीज करवाया था, वो पार्टी के सदर हैं, उनके नाम से रिलीज हुआ। हम कोई यहाँ जाती तौर पर स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो इसलिए था कि क्लैरिफिकेशन की जाए कि ये उनकी सोच थी। जब इस पर पार्टी में डिस्कशन हुई, वो अपनी सोच रखेंगे, दलील देंगे, बाकी भी इनपुट देंगे, और जब फैसला हो जाएगा वो पार्टी पॉलिसी होगा। ठीक है, अच्छी बात है। सर थोड़े सा अफगानिस्तान पे बात कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से हम लोकल पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे। अफगानिस्तान से भी सबक है इस इशू का। अफगानिस्तान में आज 3 हफ्ते हो गए हैं, तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, काबिज हो गए 20 साल जंग लड़कर, उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। सर काबिज हो गए वर्ड से मतलब ये अफगानिस्तान उनका नहीं था जी, उनका ही था अपने मुल्क पे काबिज कौन होता है? काबिज तो अमेरिकन फोर्सेस थी ना, उनको हटाया गया था ना। तो वो आज मुल्क पर उनका कब्जा आ गया है ना, कब्जा है ना, वो आज मुल्क में उनकी ताकत है। उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, वो सब गिरोह का इकट्ठा कर रहे हैं, वही समझते हैं कि जी कि हम इसको अकेले नहीं चला सकते, हम सबको इकट्ठा करें ताकि आपस में तफरीक ना हो, हम मिलकर मुल्क के मसाइल हल करें। तो ये रोल मॉडल है हमारा आपके लिए, आपके ये रोल मॉडल मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए है, जहां आज सियासत दुश्मनी बन गई है। आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ धमकी और गाली की सियासत कर रहा है, ये हमारे लिए बड़ा सबक है। तो सब यही तो सबक शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था, तो आप जी उन्होंने यही दिया है ना, अच्छी बात है। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद नहीं, उन्होंने कहा अभी भी जरूरत है, और अगर हमारी हुकूमत भी आती है, अगर आप वो सारी इंटरव्यू देख ले तो आपको समझ आए। नहीं, वो इंटरव्यू था ही नहीं ना, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन जिनसे बात हुई थी उनसे डायरेक्टली मैंने पूछा है, तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बताया जी, जो लोग वहां मौजूद थे सबने बताया है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद, बल्कि उन पर इल्जाम भी लगा कि आपने 2023 के इलेक्शन कह दिया, तो आपने पूरा टाइम दे दिया हुकूमत को, ये भी इल्जाम लग चुका है। सर टाइम तो खैर मरीम नवाज ने भी दिया था कि 5 साल पूरे कर लें, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। पाकिस्तान कर सकता है 5 साल, मुतहम्मल हो सकता है। आप मुझे बता दें, हर लम्हा इस हुकूमत का मुल्क पे भारी है, आप जितना टाइम गुजारेंगे आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। चले मैं इस पे दोबारा वापस आती हूँ। सर मुझे बताएं, अफगानिस्तान की जो हम बात करें, बहैसियत सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी आपकी तरफ से कोई एक बड़ा उस पर नहीं आ रहा कि जी फौरी तौर पे इन कैमरा सेशन इजलास बुलाएं, अपोजिशन को एतमाद में लें? क्या उन्होंने आपको एतमाद में लिया कि ये जो सूरत हाल है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इस पे जो हुकूमत कर रही है आप उससे मुतमईन है? पाकिस्तान को कोई थ्रेट नहीं है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात उनके साथ हैं, हमारी ट्रेड है, हमारा एक कल्चर है, हमें उनकी फैसले का एहतराम करना चाहिए, हमें अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क समझेंगे तो आपका कोई थ्रेट नहीं है। जैसे आपके दूसरे हमसाए, आप उनके साथ गुजारा करें, वो एक दोस्त मुल्क है, तो इसलिए वहाँ कोई थ्रेट की बात नहीं है। ये ज़रूरी था कि हुकूमत पार्लिमान को एतमाद में लेती कि जनाब हम क्या समझते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, हम पर क्या असरात होंगे, क्योंकि अगर वहां पर खाना जंगी हो जाती, जो अल्लाह ने करम किया नहीं हुई तो यहां पर रेफ्यूजीज आते। अब वहां पे खतरा यह है कि इकोनॉमिक रेफ्यूजीज भी आ सकते हैं, अगर दुनिया ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी मईशत पर बहुत गहरा असर पड़ा, अभी भी बहुत गहरा असर पड़ चुका है, तो फिर इकोनॉमिक माइग्रेशन होगी। उसके लिए पाकिस्तान तैयार है नहीं है, हमारी क्या पॉलिसी होगी, हम दुनिया को क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है पूरी दुनिया उसकी जिम्मेदार है। जाहिर है उन्होंने यहाँ आकर जंग की, 20 साल गुजारे। मुतालबा क्या है बहैसियत सबसे बड़ी अपोजिशन आपका इस अफगानिस्तान को लेकर हुकूमत वक्त से? नहीं, मैं मुतालबा किस बात पे करूंगा, मुझे पॉलिसी नहीं है। इन कैमरा सेशन का मुतालबा करें ना। इन कैमरा सेशन की जरूरत नहीं है, ये खारजा पॉलिसी का मामला है, ये ओपन भी हो सकता है। इसमें हमने शहबाज साहब ने पहले कह दिया था
कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं है, कोई बात नहीं है। हुकूमत करना चाहती है तो करे। पार्लिमानी इजलास की भी आप कोई मुतालबा नहीं करें कि हमें मुतालबे की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि असेंबली के इजलास में अपनी पॉलिसी लेकर आए। ये मामला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं सर, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाती है तो फिर अपोजिशन का काम होता है कि उनको याद दिलाए, मुतालबे करें। याद दिलाने से काम यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो गूंगी बहरी हुकूमत है। यहाँ तो हम आकर आपके प्रोग्राम में बात कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, जो हालात वहां पर पैदा हुए अभी हमने देखना है। अब आपके लिए सवाल आएगा कि क्या आप अफगानिस्तान में हुकूमत को कबूल करेंगे, को रिकग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, जो हुकूमत बनाएगा हम उसके साथ बस यही बात है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट जब वहां बन जाएगी, जो बना रहे हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले रिकग्नाइज करना चाहिए। अब दुनिया का इंतजार मत करें। मेरी ये राय है, ये PMLN की पॉलिसी नहीं है, मैं गुजारिश कर दूं और आप कहेंगे PMLN ये मेरी राय है। जब PMLN में इस पर मुशावरत हुई तो मैं अपना राय दे दूंगा। क्योंकि आप हर लीडर डरा हुआ है PMLN में पार्टी पॉलिसी बयान करने से। लगता है आप सवाल ही ऐसे करती हैं, मुश्किल सवाल करती हैं। पार्टी पॉलिसी मुबह में आपकी वो जाती रहे, हर बात जो मैं यहाँ देता हूँ वो पार्टी पॉलिसी नहीं होती। जिस तरह PTI के जो लोग आगे गाली निकालते हैं, क्या वो पार्टी पॉलिसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं जाहिर है सर, लेकिन आप यही बात है, वरना टीवी प्रोग्राम बड़े फीके पड़ जाएंगे। अच्छा, अफगानिस्तान हमारे लिए थ्रेट नहीं है, क्या हमारे लिए TTP भी थ्रेट नहीं है? TTP थ्रेट है आपके लिए, तो फिर उनसे डील करना, क्या उनका मुकाबला करें। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि TTP पे के मामले पर हमें अफगान तालिबान पर यकीन करना होगा कि अफगान जमीन हमारे पाकिस्तान दुश्मन के लिए या गलत दहशतगर्द कार्रवाई के इस्तेमाल नहीं होगी। बट सर उसके साथ साथ TTP का फजलुल्लाह आज भी अफगानिस्तान में है और कल हमारे बच्चों को APS का वाक़या करने के बाद आपकी हुकूमत ही अफगानिस्तान फरार हो गया था। क्या इस मौके पे TTP थ्रेट है? क्या इस मौके पे फजलुल्लाह की हवालगी का मुतालबा करना चाहिए? देखिए, जब हुकूमत बनेगी आप उनसे बात कर सकते हैं। अभी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहिए। आपको जो थ्रेट है, अगर आपको थ्रेट होता है तो आपको थ्रेट का मुकाबला करना पड़ेगा। ये मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ, माजरत जी। फजलुल्लाह जो APS के वाक़े के बाद अफगानिस्तान जाके छुप गया था, उस वक्त तो चलो अमेरिकन ये होते ना, अब अफगान तालिबान अपनी हुकूमत फॉर्म कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान को उसकी हवालगी का मुतालबा करना चाहिए? मुतालबा, अगर एक आदमी यहाँ पर आपको मतलूब है, आप उसको मुतालबा कर सकते हैं, ये आपका हक बनता है, करना चाहिए। दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होंगे तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये मामलात, ये हुकूमत के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं। ठीक है, अगर किसी कोई यहाँ हमलावर हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे मुल्क से बात करें। ठीक है सर, अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं, कश्मीर को लेकर करेंगे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का जो इंतकाल हुआ उसके हवाले से, और उस पर भी कश्मीर के मामले पे भी तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया कि बीइंग अ मुस्लिम हमें अब कश्मीर के मुसलमानों के पे जो जुल्म हो रहा है, जो जुल्म और बर्बरियत भारत की तरफ से हो रहा है, उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। आगे मामला किस तरह से बढ़ेंगे जानते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी ब्रेक पे जाने से कबल अफगानिस्तान के मुख्तसर बात कर रहे थे, उसी कंटिन्यूटी में मैं जानना आपसे ये भी चाह रही हूँ, अभी हाल ही में अफगान तालिबान ने उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दिया, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं भारत की तरफ से, उसके खिलाफ भी बीइंग अ मुस्लिम हमारा उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक है और हम उठाएंगे। उनको उठानी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, उठानी चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक उठाते हैं, अगर वो OIC का हिस्सा बनते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर भी कश्मीर के इशू पर हमें सपोर्ट करेंगे। अगर UN का हिस्सा बनते हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी करेंगे, तो आपकी ताकत में इजाफा होगा। लेकिन वो इजाफा उस वक्त होगा जब आप उनकी खुद मुख्तारी का भी एहतराम करेंगे, उनको वहाँ फरीक नहीं बनेंगे, फिर ये मामला आगे चलेगा। किसकी खुद मुख्तारी का? अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी। इंडिया का रोल अफगानिस्तान में इस वक्त खत्म हो गया? नहीं, इंडिया का भी असर रहेगा, वहाँ असर है इंडिया का और बड़ा मनफी रहा है। हमने उसको काउंटर भी किया है, उन्होंने हर किस्म की कोशिश की है। और अब और चूंकि पिछले जो हालात थे वहाँ पर, उसमें उन्होंने बहुत से अपने कौंसलेट भी खोल लिए थे हमारे बॉर्डर पर, वो तो अल्लाह ने किया, ख़त्म हो गए ज़्यादातर। और हमें उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट वहाँ पर आएगी वो इन चीज़ों पर नज़र रखेगी कि
अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इसका उन्होंने वादा भी किया। ठीक है सर, आप लोग हमेशा ये बात करते हैं, अपोजिशन है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने कश्मीर कॉज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और बल्कि जो कश्मीर में सारी कैंपेन की मरीम नवाज ने कि उन्होंने बेच दिया, उन्होंने पैसे ले लिए, उन्होंने ये कर दिया, ये इलेक्शन कैंपेन की हद तक था या वाकई आपको लगता है कि ऐसा हो गया? देखिए, कश्मीर, हमें बात सीधी करनी चाहिए। कश्मीर चंद इशू थे पाकिस्तान में जिसमें कोई सियासी इख्तलाफ नहीं होता था, जिसमें पूरा पाकिस्तान एक पेज पर होता था, उसमें कश्मीर सर फहरिस्त था। आज वो नहीं है। आज कश्मीर भी एक मुतनाज़ा सियासी मामला बन गया है। उसमें इसी हुकूमत का कसूर है कि जब उन्होंने 370 रिमूव किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ ना कर सके सफारती सतह पर। उसके बाद हमने सीज फायर कर लिया, फिर हमने कहना शुरू कर दिया कि 370 की बात नहीं है, असल में 358 की बात है। और अजीब अजीब स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आनी शुरू हो गई कि खुद इरादियत, हक खुद इरादियत दे देते कश्मीरियों को। मतलब कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही थी। सर, इंडिया की बात हो, जो यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद है उसमें भी ये ना कि रेफरेंडम करा लिया जाए। नहीं, उसमें ये नहीं है। उसमें जो रेफरेंडम है कि पाकिस्तान के साथ होंगे या हिंदुस्तान के साथ, ये हक खुद इरादियत ही हो जी गया ना? नहीं, उसमें यह है कि खुद मुख्तारी के लिए का फैसला, खुद मुख्तारी का हक दे दिया जाए, जो कि किसी रेजोल्यूशन में नहीं है। तो आप अपने मौक़िफ़ से जब हटना शुरू हो जाएंगे फिर आपको नुकसान होगा। आप पिछले 1 साल देख लें, जब से 370 का मामला हुआ है, कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान से नहीं आया कि कश्मीर का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल होना चाहिए। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी पूरी दुनिया में हर रहती थी। हमारा कश्मीर पे मौक़िफ़ यहाँ से शुरू होता था। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नहीं है इस मामले पर। सर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जनरल असेंबली का इजलास हुआ था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया था? उससे पिछले साल मैंने भी किया। अच्छा, आप पिछले 1 साल मैंने भी किया था। मियां नवाज़ साहब 6-7 दफ़ा कर चुके हैं, जनरल मुशर्रफ ने भी किया है, जनरल ज़ियाउल हक तक, हर पाकिस्तानी। ये एक गैर मुतनाज़ा मामला था, आज ये तनाज़े का शिकार है। ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, आप इसको ट्रेडिशन नहीं है, ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी है कश्मीर पर। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी वही थे, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए जाते हैं मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की। हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात करने से इनकारी हो जाते हैं। हुर्रियत रहनुमा इंतजार करते हैं, वो कहते हैं मना कर दो, मुझे नहीं मिलना। और इंडिया टुडे उससे ये खबर लगाता है कि ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशन, पाकिस्तान पीएम विल नॉट बी मीटिंग एनी कश्मीरी सेपरेटेड लीडर इन मोदी ओथ टेकिंग सेरेमनी। क्यों सर? आप ओथ टेकिंग के लिए गए थे, कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकातें आपकी जारी रहती हैं, तो उसमें क्यों नहीं मिले? प्रोग्राम में नहीं था ना, आप एक ओथ टेकिंग के लिए गए थे, वो करके आप वापस आ गए। उन्होंने दावत दी थी। उन्होंने जी हेमा मालिनी से मुलाकात की थी। हेमा मालिनी कश्मीरी लीडर तो नहीं है ना। तो मैं माजरत से कहूँगा, देखें ये बातें बड़ी छोटी और घटिया बातें होती हैं। नवाज शरीफ साहब वो आदमी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की मुखालफत करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया था। ये भी तारीख का हिस्सा है। मैं इसीलिए कहता हूँ, पाकिस्तान में आपने तारीख जाननी है ना, ट्रुथ कमीशन बनाएं, फिर आपको पता चलता है कि हेमा मालिनी किससे मिलती थी और कौन क्या बातें करता था, इलेक्शनों में क्या होता रहा है, इंडिया के साथ क्या होता रहा है। हमारी बड़ी तल्ख हकायक हैं इस मुल्क के। तो इसमें ये छोटी और घटिया बातें करने का मकसद कोई नहीं। कमीशन की रिपोर्ट का मुतामिल नहीं हो सका, ट्रुथ कमीशन का कैसे मुतामिल होगा? हमुद रहमान कमीशन को भी ट्रुथ कमीशन में शामिल कर दें। ट्रुथ कमीशन थोड़ा फर्क होता है। हमुद रहमान कमीशन एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेटिव कमीशन, इंक्वायरी कमीशन था। ट्रुथ कमीशन ये होता है, वो सिर्फ हकायक इकट्ठे कर देता है, वो किसी पर कोई फैसला नहीं करता, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो कहता है जनाब ये मामला है, मियाँ साहब वहाँ गए थे, वो क्यों कश्मीरी लीडरों से नहीं मिले, इस पर मौक़िफ़ आ जाएंगे, वो लिख देंगे। मियाँ साहब मुझे वतन है या नहीं है, इस पर भी मौक़िफ़ आ जाएगा। इसमें तो कोई तोश, इसमें तो मेरा ख्याल है ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट तो मेरा ख्याल है बांटना। नहीं बांटते हैं, हम बांटते हैं ना, हम बांटते हैं, उसकी हर सतह पे हम बांटते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि बांटने वाले मुहिब वतन नहीं होते। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, मैं उसको मुहिब वतन नहीं समझता।
मैं ये गुजारिश करूँ। उस कैटेगरी में आप किसको लेते हैं? जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, और ये आपको पता चलेगा ट्रुथ कमीशन में कि इस मुल्क के कितने हमदर्द रहे हैं और उन्होंने क्या किया इस मुल्क में किया। ट्रुथ कमीशन का क्या फॉर्मूला है, कैसे बनाया जाए, कौन ट्रुथ बनाया जाए, कमीशन कौन आप पार्लियामान के फैसले से बनता है, पार्लियामान फैसला करेगी, ये ट्रुथ कमीशन है, ये जारी रहेगा। हमारी पूरी तारीख को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। जब से पाकिस्तान बना है, जो हकायक का जिसको भी इल्म है वो आकर लिख कर जमा करा। और उसकी मेंबर्स की रिकमेंडेशन क्या होगी, किस लेवल पर बनना कोई मेंबर नहीं होंगे, एक 1% होता है, वो कोई फैसले नहीं करता, वो इंचार्ज होता है सारे डॉक्यूमेंट करने का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नाम रिकमेंड करें जी। अगर आपको ये फैसला दे दिया जाए कि ट्रुथ कमीशन का जो 1 मेंबर आप कह रहे हैं उसका नाम की रिकमेंडेशन शायद खाकान अब्बासी दे, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे? यही प्रॉब्लम है इस मुल्क का। अपनी रिकमेंडेशन मैं गुजारिश करूंगा, मेरी बात समझ लें, इस मुल्क का यही मसला है। अब आप मसले की तरफ आ गई हैं। इस मुल्क का वाहिद मसला ये है कि आज आपको अहल काबिल लोग नहीं मिलेंगे इस मुल्क में। हमने उनको इतना तबाह कर दिया, हमने उनकी इतनी जिल्लत की कि आज कोई शख्स भी बाहर निकलकर बात करने को तैयार नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है। तो ये नहीं आप कह रहे हैं कि हमने हमेशा जिन लोगों को ओहदों पे लगाया, वो ऐसे लोग लगाए जो ज़मीर बेचने को तैयार थे। आला तरीन ओहदे, मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं। ये हमारा कसूर है। ये जो भी इस मुल्क में असरअंदाज रहा है सियासत पर, फैसलों पर, ये उनका कसूर है कि आज आपको इस मुल्क में एक शख्स नहीं मिलता जो गैर मुतनाज़ा हो, जिसकी आप इंटेग्रिटी पर सवाल ना कर सकें। ढूंढना पड़ता है, और जब आप ढूंढते हैं उस आदमी को कहते हैं, वो कहता है मैंने बेइज्जती नहीं करानी, मुझे छोड़े यार, मैं आपके इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये हालत हो ये लम्हा फिक्रिया है। नो डाउट आप ये कह रहे हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, लेकिन वो कौन उसका मेंबर होगा या कौन सरबराह होगा या किसको ये जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा 22 करोड़ अवाम में एक भी कोई ऐसा नहीं है फिलहाल। आपको मिल सकता है, लोग हैं, आज भी इस मुल्क में लोग हैं, लेकिन वो लोग नहीं है जो इस मुल्क के आला तरीन ओहदों पर रहे हैं। कोई एक रिकमेंडेशन अगर आपकी जाती राय? देखिए, मैं जाती राय नहीं दे सकता, मैं अशखास की बात नहीं। आपका मुल्क की ताकत ये होती कि आप मुझसे एक नाम पूछते, मैं कोई 1000 नाम देता कि जनाब ये लोग हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की बात चल रही है। आप जो नाम सामने आते हैं उनको देख लें। अशखास नहीं मिलते, जो हैं वो बेइज्जती कराने को तैयार नहीं है। ये हकीकत है इस मुल्क की, बदनसीबी से, बदकिस्मती से, ये बदनसीबी हम सब की। सर पीडीएम के मामले पे थोड़ी बात कर लें। जी बिल्कुल। मौलाना साहब कहते हैं कि ब्रेक लेना है। अच्छा 1 मिनट, मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ ताकि फिर वापस आ जाते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंपा है, हाँ या ना? सवाल जवाब थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, बात खत्म हो गई। हाँ, अगर भी शुरू करें। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, तफसील जानते हैं कि कैसे। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल मैं तो सोच रही थी कि टीज़र छोड़ जाऊंगी कि पीपल्स मौलाना साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंपा, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ने फौरी जवाब दे दिया। हाँ सर कैसे? आपने पूछा था हाँ ना में जवाब दे, मैंने कहा हाँ। मैंने तो कहा था रोक के रखे आते हैं तो बात करते हैं। तो आप इस बात पे यकीन करते हैं? जी, नुकसान पहुंचाया है पीडीएम को। पीडीएम की तहरीक बड़ी तेजी से चल रही थी। उनका फैसला था, 9 जमातों ने फैसला किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे। जब अपोजिशन निज़ाम से निकल जाती, निज़ाम नहीं चल सकता था। बट पीपल्स पार्टी ने इससे वहाँ पर तो कहा कि हम सीईसी के पास जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अमल सेनेट के चेयरमैनशिप और लीडर अपोजिशन की कुर्सी के लिए किया, उससे जाहिर हो गया कि उनकी नीयत कुछ और है। तो बहरहाल वो राय जुदा हो गई। पीडीएम अपने सफ़र जारी किए हुए है और आगे चल रही है। नाराजगी सबसे ज़्यादा ये थी कि आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया था। मैं कोई शो कॉज नोटिस खुद इशू नहीं करता। पार्टी में मुशावरत हुई और सब ने यही कहा कि उनको पूछें। शो कॉज नहीं था, उनसे पूछा था कि ये आपने किया है, आपने जो एतमाद को भी तोड़ा है और जो आपको बयानिया है उसको भी तोड़ा है पीडीएम का, कि आपने
एक डील करके हुकूमती बेंच से मेमोरान लेकर आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी हासिल की है। इसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंच के मेंबर अपोजिशन में शामिल सेनेट वाला मामला तो खैर बाद में भी हुआ, लेकिन उससे पहले तो लॉन्ग इस्तीफों पर आपका इशू हुआ ना कि वो कहते हैं इस्तीफे नहीं देने, कोई इशू नहीं आपने कहा इस्तीफे देने हैं। ना माजरत से ये 9 जमातों ने वहां पर राय का इजहार किया इजलास में, क्योंकि पीडीएम के तमाम फैसले मुशावरत और कंसेंसस से होते। 9 जमातों ने कहा जनाब कि ये तरीका है मुल्क में निज़ाम की तब्दीली का कि आप लॉन्ग मार्च करें और इस निज़ाम से बाहर निकल जाएं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अपनी सीईसी से मशवरा करेंगे। सही है, बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है आप मशवरा करें, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद जो अमल हो वो अलहदा बात है। मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसलिए जा रही हूँ कि इस वक्त जो पीडीएम की जो पॉलिटिक्स है या पीडीएम का जो पोटेंशियल है, उसको क्या समझते हैं कि उससे कितना नुकसान पहुंचा और अब उसमें वो दमखम है कि वो हुकूमत को गिरा सके? देखिए, पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी थी। पीडीएम एक तहरीक है। तहरीक का मकसद था मुल्क में आइन के निज़ाम के लिए कोशिश करना कि हमारा मुल्क वापस आइन के रास्ते पर आए। जो हम आइन से हट गए हैं, जो हमारा मुल्क आइन से बाला चलता है, जो इलेक्शन चोरी होते हैं, इस मामले को ख़त्म किया जाए। ये तहरीक थी। यही बात हमने अवाम के सामने रखी। हुकूमत गिराना एजेंडा नहीं रहा पीडीएम का कभी भी। देखिए, सिर्फ हुकूमत गिराना एजेंडा नहीं था। हम हुकूमत गिरा कर इक़्तिदार में आने की कोशिश में नहीं थे। हम कोई डील करके मुफाद हासिल करने की कोशिश में नहीं थे। हम कोई अदम एतमाद करके खुद कुर्सी में बैठने की शौकीन नहीं थे। हम मकसद ये था, बुनियादी बयान ये था कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, इलेक्शन की चोरी ख़त्म करें। ये बयानिया था। जब आपने खुद जाकर 4 सेनेटर चोरी कर लिए तो आप तो बयानिए से हट गए, तो बात ख़त्म हो गई। पीडीएम अपना सफ़र जारी रखे है। पीडीएम इसी रास्ते पर चल रही है। तहरीकें एक दिन में भी रिजल्ट दे सकती हैं, उसमें साल भी लग सकते हैं। मतलब आप ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि पीडीएम का एजेंडा मुल्क हुकूमत गिराने का नहीं था? पीडीएम का एजेंडा सिर्फ हुकूमत गिराने का नहीं था, लेकिन हुकूमत गिराना उसके एजेंडे में शामिल था। हुकूमत गिराना निज़ाम को गिराना था। ये फरसूदा निज़ाम जिसमें इलेक्शन चोरी होते हैं, उसको ख़त्म करना था कि हम वापस आइन के रास्ते पर आ सके। ये तरीका है। हम और सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं था कि हम सिर्फ। फिर उसी सवाल पे आ जाती हूँ ना सर, आपने कहा कि ये पहले आपने कहा कि ये नहीं था, अब आप कह रहे हैं कि उस एजेंडे में शामिल था हुकूमत गिराना भी। मैं माजरत से, हमारे एजेंडे में शामिल नहीं था। ये एक तरीका होता है कि आप निज़ाम को मफलूज कर दें, निज़ाम से बाहर निकल जाए, हुकूमतें फिर नहीं चल सकती। एक तरीका अदम एतमाद का भी होता है, एक तरीका हमारे मुल्क में अदालतों का भी है। लेकिन हम किसी कीमत पर हर कीमत अदा करके हुकूमत में आने के चक्कर में नहीं है। ना आज, ना उस वक्त थे, ना आज हैं। हम मुल्क में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि हकीकी मुल्क के मसाइल वहीं से हल होंगे। आज जो आपकी मुश्किलात हैं, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो गुर्बत है, जो मईशत की तबाही है, जो अवाम की परेशानी है, जो आपकी खारजा हालात हैं, इन तमाम का वाहिद वजह जो है वो 2018 के इलेक्शन की चोरी है। आज इस मुल्क के लोग इसी बात को महसूस करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि हमारी राय का एहतराम किया जाए, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, इलेक्शन की चोरी बंद की जाए। ये चीजें, ये हमारी तहरीक है, ये पीडीएम है। ठीक है। क्या 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्क आइन के निज़ाम के तहत चल रहा था और 2018 से पहले इस मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होते थे? पाकिस्तान 2074 से 1947 से जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमने उस निज़ाम को देखा है, हम उसका हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो आज हालात पैदा हो गए हैं, उनकी तो कोई नज़ीर नहीं है माजी में। तो 2018 के इलेक्शन चोरी शुदा इलेक्शन जी, और 2013 के धांधली। लेकिन फिर भी आपने 5 साल हुकूमत की धांधली ज़्यादा जी, इसके बावजूद की हमारी हिम्मत थी। तो इनकी भी हिम्मत है। नहीं, ये हिम्मत की बात नहीं है। आपको मिली हुई हमें हमारी सीटें कम की गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें। मुस्लिम लीग नून की सीटें कम की गई थी। आपकी तो वाज़ेह अक्सरियत थी सर 2013 में। नहीं थी, माजरत से वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। वाज़ेह अक्सरियत थी इलेक्शन में, उसको कम किया गया। हर इलेक्शन के अपने मुहर्रकात रहे हैं। कहीं किसी को जिताया गया, कहीं किसी को हराया गया, कहीं किसी को मजबूत किया गया, कहीं किसी को कमज़ोर किया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पेचीदा मामलात हैं। ये टॉक शोज़ में आप
सारा दिन टॉक शो करते रहिए, खत्म नहीं होंगे। कम से कम जो मेरी नॉलेज है, यहाँ पर तो हजारों लोगों की नॉलेज है। सर 2013 में आप खुद कह रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन भी चोरी शुदा थे, जी, आपकी चोरी शुदा क्या उन पे आपकी सीट्स को कम किया ना, आप कह रहे हैं जी।